कांग्रेस नेता जयराम रमेश इस पर हमारे साथ है और लगातार ये चुनावी माहौल को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरे देश में ये लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और जहां भी इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट खड़ा है वहां भी ये जा रहे हैं। फिलहाल ये रांची के दौरे पर है, झारखंड के दौरे पर। हम सीधे जुड़ते हैं। रमेश जी, क्या कह रही है जनता का मूड पूरे देश में? अगर हम बात करें, इंडिया गठबंधन आज के तारीख में कहाँ है? पहले ये गठबंधन सिर्फ नहीं, ये जनबंधन है। जनबंधन, ओके, जनबंधन है, गठबंधन सिर्फ नहीं। और दूसरी बात यह है कि पहले चरण और दूसरे चरण के बाद अभी तो 379 सीट हो चुके हैं, 4 फेज़ हो चुका है, पर पहले और दूसरे फेज़ के बाद ही साफ हो गया था, स्पष्ट हो गया था, दीवार पर लिखा गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ हो जाए और उत्तर भारत, पश्चिम भारत और पूर्वी भारत में वो हाफ घटेगा। तो जनादेश मिलने का कोई गुंजाइश नहीं है बीजेपी को। और प्रधानमंत्री वो पहचान चुके हैं, उनका प्रचार काम नहीं कर रहा है, कोई लहर नहीं है। जो मुद्दा वो उठाना चाहते थे उसके आधार पर उन्होंने एक माहौल पैदा करने की कोशिश की, वो चला नहीं। और लोग आज पहचान रहे हैं कि बेरोज़गारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, यही तो मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, यही तो मुद्दे हैं। तो इसीलिए मैं विश्वास के साथ, एक तो मैं प्रधानमंत्री की भाषा से बिल्कुल स्पष्ट हो गया था पहले चरण के बाद। 19 तारीख के पहले की भाषा आप देखिए और 19 तारीख की भाषा बाद की भाषा देखिए। ध्रुवीकरण 19 तारीख के बाद, हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, बहस, मुस्लिम के लिए आरक्षण, ये क्या क्या नहीं कहा इन्होंने। और मंदिर को भी लेकर, राम मंदिर को भी लेकर कई हम पर आरोप लगाए गए। मैं एक बार कह देना चाहता हूँ, हम राम के पुजारी हैं, राम के व्यापारी नहीं हैं। धर्म का जो राजनीतिकरण कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। हम धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, आस्था का मामला। वो तो भी कह रहे थे नेताओं को बुलाया गया था, कांग्रेस के नेताओं को बुलाई गई थी, तो वो आए नहीं। राहुल गांधी भी समारोह था, वो धार्मिक समारोह नहीं था। धार्मिक नेताओं ने भी उसका विरोध किया था, आपको याद है? कई शंकराचार्य थे, आपत्तियां जताई उन्होंने। एक राजनीतिक समारोह था, एक राजनीतिक व्यक्ति का आत्मगौरव के लिए उसका आयोजन किया गया। हम राम के पुजारी हैं, राम के व्यापारी नहीं हैं। और धर्म, हम एक बहुधार्मिक देश है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सर्वधर्म समभाव, पर धर्म का राजनीतिकरण हम नहीं करते। जयराम जी, पूरे देश को घटाता है और राजनीति को भी घटाता है। पूरे देश का आप चुनावी माहौल देख रहे हैं, ये अब की बार 400 पार, मोदी गारंटी, इससे कितना असर देखने को मिल रही है? 400 पार, अब की बार 400 पार का राज यही है, इसके पीछे हकीकत ये है कि ये संविधान बदलना चाहते हैं। इसीलिए बार बार पहले आर्थिक सलाहकार विवेक डेब्रॉय ने कहा, बाद में कोई सांसदों ने कहा, कर्नाटक में, राजस्थान में उनके उम्मीदवार ज्योति मिर्धा ने कहा, उत्तर प्रदेश में 3 या 4 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने कहा 400 पार कराइए ताकि हम संविधान बदल सकें। असली बात तो ये है, संविधान बदलना चाहते हैं क्योंकि वो आरक्षण के खिलाफ हैं। ये संविधान 1949 से आरएसएस इस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का विरोध कर रहा है। उन्होंने लिखा था, जब ये संविधान अपनाया गया 24 नवंबर 1949 को, 4 दिन बाद ऑर्गेनाइजर में एक लेख आया। उन्होंने कहा मनुवादी आदर्श इसमें शामिल ही नहीं है, मनुवादी आदर्शों से प्रेरणा नहीं लिया ये संविधान ने। तो ये संविधान को मिटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, नया संविधान लाना चाहते हैं। इसीलिए बार बार 400 पार की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे कि इस बार हमारी सरकार बनेगी तो नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई होगी। हमारी सभी सरकारों की लड़ाई आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, झारखंड के हर एक ज़िले में मैं घुमा हूँ, बाय रोड घुमा हूँ, मोटरसाइकिल में गया हूँ, नक्सल इलाकों में गया हूँ। क्या प्रधानमंत्री सारंडा गए हैं? क्या कोई मंत्री, केंद्रीय मंत्री सारंडा गया है? मैं रोज हर महीने सारंडा जाया करता था, फोरेहाट, लातेहार, लोहरदगा। अब नाम लीजिए नक्सलवाद इलाकों का, मैं वहाँ गया हूँ। और तब नक्सलवाद था, पर सुरक्षा बलों से कार्रवाई हमने करवाई, विकास के काम हमने शुरू किए, और आज सारंडा देखिए एक मिसाल बना है। क्या बदलाव आया है सारंडा में। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से सभा से वो कह रहे हैं कि मतलब कांग्रेस के लोग जो आरक्षण की बात करते हैं, मुसलमानों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है,
और ये धर्म के आधार पर आरक्षण देना गैर संवैधानिक है। सिर्फ सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन ही पहचानता है संविधान। और जहाँ कहीं मुसलमानों को आरक्षण दिया गया है, जैसे मिसाल के तौर से कर्नाटक में, जिसकी बार बार बात करते हैं प्रधानमंत्री, वो पर कोई किसी ने नहीं कहा धर्म के आधार। अरे खुद प्रधानमंत्री ANI में इंटरव्यू में कहते हैं कि मुसलमान में कई जातियां हैं जिसको आरक्षण मैंने दिया है। क्या उन्होंने ये दिया था क्योंकि वो मुसलमान है धर्म के आधार पर? बिल्कुल नहीं, वो आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन के आधार पर वो आरक्षण दिया गया है। और हमने ये प्रधानमंत्री तो इस मुद्दे पर कास्ट सेंसस कराएंगे, जाति जनगणना कराएंगे, जाति गिनती कराएंगे, वो ये 50% सीमा हटाएंगे। यानी देखिए, अगर आप दलित की आबादी देखें, आदिवासियों की आबादी देखें, झारखंड का मिसाल लीजिए ना, अगर आप SC ST OBC की आबादी देखें, ज़रूर 50% के ऊपर है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। कोई भी गिनती करवा दीजिए, 50% के ऊपर है, पर आरक्षण 50% है। तो क्या आप 50% को की सीमा को बढ़ाएंगे? ये बताइए ना। तमिलनाडु में हुआ है, 69% है, और संविधान उसको सुरक्षित रखता है। पर और सभी राज्यों में 50% से ऊपर जाना गैर संवैधानिक माना जाता है। जयराम जी, ये बताएं कि आप लोग का महागठबंधन का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा? ये चेहरा अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी कह रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने अभी तक ये क्लियर क्यों नहीं किया कि उनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। हमारे देश में चुनाव सौंदर्य का प्रतियोगिता नहीं होता, ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं होता। हमारे देश में चुनाव होते हैं पार्टियों के बीच में। पार्टी की विचारधारा, पार्टी की मैनिफेस्टो, पार्टी की चुनाव चिन्ह, पार्टी के प्रचार के आधार पर वोट दिया जाता है। जनादेश मिलता है व्यक्ति को नहीं, जनादेश मिलता है पार्टी को। हमारा लोकतंत्र पार्टी केंद्रित, दल केंद्रित राजनीति है, लोकतंत्र है, व्यक्ति को पहचानता नहीं। अमेरिका में तो व्यक्ति को वोट देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, पर हमारे संविधान में क्या लिखा गया है? व्यक्ति के ब्यूटी कॉन्टेस्ट का तो लिखा नहीं गया है। जिस पार्टी को बहुमत मिलता है चुनाव में, उस पार्टी अपना नेता चुनता है बाद में। तो ये बार बार कहना कि हमारे 2004 में, आप 2004 देखिए ना, हमें जनादेश मिला, 13 तारीख को नतीजे आए, 13 मई 2004 को। 17 मई को डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम घोषित किया गया, 4 दिन के अंदर। तो 4 जून को हमें जनादेश मिलेगा, 8 जून के पहले आपको पता चल जाएगा इंडिया गठबंधन का कौन प्रधानमंत्री। हमारे देश में ये चुनाव कौन बनेगा प्रधानमंत्री के लिए नहीं है, किस पार्टी को जनादेश मिलेगा, वही सवाल है। झारखंड में आपके कांग्रेस के नेता और मंत्री ईडी के रडार पर हैं। अभी भी आपने देखा कि जिस तरह से जो पैसे बरामद हुए हैं, ईडी ने तलब किया, कल भी पूछताछ हुई और आज भी पूछताछ हो रही है। और इससे पहले जो आपके राज्यसभा सांसद धीरज साहब हो गए हैं, 6 दिन हो गए हैं, प्रधानमंत्री ने मन से लगातार 6 दिन हो गए हैं, प्रधानमंत्री ने कहा है कि टेम्पो के में बोरी, काले धन के बोरी अडानी और अंबानी कांग्रेस पार्टी को पहुंचा रहे हैं अपने चुनाव प्रचार के लिए। 6 दिन हो गए हैं। क्या ईडी ने कुछ कार्रवाई की है? क्या कुछ CBI ने कार्रवाई की है? अडानी और अंबानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, प्रधानमंत्री तो सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और उन्होंने कहा है कि टेम्पो द्वारा बोरियों में काला धन लिया जा रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? चलिए, झारखंड के 14 सीट है, जयराम जी क्या कहेंगे, क्योंकि झारखंड के दौरे पर आप हैं। आप देखिए 2019 की तुलना में हमारा प्रदर्शन इस बार बहुत शानदार रहेगा। चल बिल्कुल, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश है, अपने वीडियो जर्नलिस्ट समिति के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची।